बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम रिकॉल कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। तो जो फाइनल अकाउंट है ये अकाउंटिंग साइकिल का फाइनल फेज़ होता है। इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं और ये देखते हैं बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसमें जो पहला अकाउंट है उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसके दो पोर्शन होते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी डेबिट साइड पे 3 आइटम आती हैं हमारे पास और जो क्रेडिट साइड है इस पर 2 आइटम आती हैं। डेबिट साइड पे कौन सी 3 आइटम आएंगी? ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेस होंगी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। क्रेडिट साइड पे 2 आइटम होंगी, सेल्स होंगी और क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताएगा बिज़नेस का। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जो डेबिट साइड है इस पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें बिज़नेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाएगा, पता चल जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो फार्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड बताई हो, जैसे कि इस ट्रायल बैलेंस में बताई हुई है, तो ये फार्मल ट्रायल बैलेंस होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड ना बताई हो तो ये इनफॉर्मल ट्रायल बैलेंस होता है। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड बताई हो तो याद रखें कि डेबिट साइड पे सिर्फ 2 ही अकाउंट आएंगे, 2 ही आइटम आएंगे, 2 ही हेड्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, एक एसेट दूसरा एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पे 3 होंगे जिनमें से कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें जो 3 आइटम डेबिट साइड पे चाहिए वो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए। हम ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता है, अगर होगा तो हम लिख लेंगे। जैसे कि ये नंबर 4 पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000, तो ये हम लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम परचेजेस लिखेंगे। परचेजेस हमने नेट लिखनी होती हैं। परचेजेस एक्सपेंसेस हैं बिज़नेस के, सेलेबल गुड्स हैं ये वाली परचेजेस जो हैं, तो ये हम जो है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसमें से हम रिटर्न लेस करके लिखेंगे। तो परचेजेज उसने हमें जो दी हुई है ना उसमें से ऑलरेडी रिटर्न लेस कर ली हुई है, तो ये हम डायरेक्ट ही जो है वो रुपीज़ वाले कॉलम में लिख लेंगे 1,45,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में पहली आइटम से लेकर एंड तक देखेंगे। अगर कोई ट्रायल बैलेंस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा जिसका ताल्लुक परचेजेस से हो या प्रोडक्शन से हो, वो हम लिख लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो वो स्किप कर देंगे। अगर कोई भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ तो थर्ड आइटम हम स्किप कर देंगे। अगर नहीं है तो नहीं है, वो नहीं लिखेंगे फिर। इसके बाद हम आ जाएंगे इधर क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे हमें जो है वो 2 आइटम दी होंगी जिनमें से पहली जो है वो सेल होगी और दूसरी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो सेल जो है वो इनकम है, ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दी होगी। ये सेल दी हुई है जो कि 2,32,500 है और साथ उसने बता दिया हुआ है इसमें से रिटर्न ऑलरेडी लेस कर दी हुई है, नेट सेल्स हैं, तो वो हमने लिख लेनी है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एडजस्टमेंट में दिया होता है, तो एडजस्टमेंट में हम देख लेंगे 1,05,000 क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करती है, डेबिट जो साइड है वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनकम का टोटल करेंगे जो कि 3,37,500 आ रहा है और एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे जो कि कम आ रहा है, 2,05,000 के करीब आ रहा है। तो इट्स मीन हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 1,32,500। अगर इनकम ज़्यादा हो तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होती है इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर देंगे इक्वल करके। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको भी दोबारा से हम क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ग्रॉस लॉस होता तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना था और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सबसे पहले लिखना था। बैलेंसिंग फिगर है ये। तो अब चूँकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इसके बाद जो है वो डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। दोबारा से हम ट्रायल बैलेंस को देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। तो कैश इन हैंड डेटर ये एसेट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर ये भी फिक्स्ड एसेट है, लेकिन फर्नीचर एंड फिक्सचर की उसने डेप्रिसिएशन दी हुई है 10% है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है 90,000, इसका 10% लेंगे तो 9,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
इसके बाद देखेंगे और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया हुआ है। गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हो क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं याद रखें कि वो एक ही दफ़ा लिखी जाती हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाएँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाएँ या बैलेंस शीट में लिखे जाएँ। तो ये जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको हम बैलेंस शीट में जो है वो लिखेंगे, अगर पेपर में इसमें ट्रायल बैलेंस में ये दे दी जाए। तो ये याद रखिएगा, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब हम ये देख लेते हैं। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैपिटल बताया हुआ है, मॉर्टगेज लोन ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी, सेल हमने लिख ली है, कमीशन अर्न ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम के नाम से। ठीक है, अर्न हमने की है कितनी 15,000, कमीशन हमने अर्न की है 15,000, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में भी बता रहा है कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन हमने अर्न कर ली है 3,000 लेकिन अभी हमें वसूल नहीं हुई, तो हमें रिसीव हो ही जाएगी और वो भी हम लिख लेंगे कमीशन रिसीवेबल। ठीक है, 3,000, तो 15,000 हम जो है वो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और अब जो हमने रिसीव करनी है वो 3,000 है, तो वो हम इसमें लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे कमीशन रिसीवेबल 3,000, टोटल हमारी जो कमीशन बन जाएगी वो 18,000 बन जाएगी। इसके बाद कमीशन के बाद हमें जो है वो रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस लिखेंगे वो कितना है 24,000, लेकिन इसकी भी एडजस्टमेंट है, उसमें बता रहे हैं रेंट अन एक्सपायर 6,000। बेसिकली यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आपने जो टोटल रेंट पे किया है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आ रहा है वो 24,000 है। ये 24,000 ये एक्सपेंस जो है ना, इसमें से अभी हमारा जो 6,000 का एक्सपेंस है वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी हमने उसके अगेंस्ट सर्विसेज लेनी है। बिलफर्ज अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पे है तो उसका आप रेंट पे कर रहे हैं, आपने उसका जनवरी का और फरवरी का रेंट पे कर दिया है। जनवरी अभी चल रहा है, जनवरी अभी आपने उसका रेंट जो है पे किया है, इस्तेमाल किया है, लेकिन फरवरी अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ फेब है, तो फरवरी का भी आपने रेंट एडवांस में अगर दे दिया ना तो ये आपका अनएक्सपायर्ड रेंट कहलाता है, ये प्री पेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्री पेड की एडजस्टमेंट हमने पहले भी की हुई है, इसको हम लेस कर देंगे, लेस अनएक्सपायर के नाम से या प्री पेड के नाम से आप लिखेंगे। ठीक है, दोबारा से समझ लें कि ये जो अनएक्सपायर होता है, जो आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं उसे अनएक्सपायर कहते हैं। तो ये हम जो है वो हमेशा मुतलका एक्सपेंस में से लेस ही करते हैं। तो टोटल लेस करके हमने जो रेंट पे किया है ना, इस साल का जो रेंट बनता है वो 18,000 बनता है। ये जो 6,000 है ये नेक्स्ट ईयर का, ये अभी अनएक्सपायर है। इसके बाद हम देखेंगे मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी उसने दिए हुए हैं 2500 के, इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और हमारी जो जितनी भी आइटम थी वो सारी हो गई हैं, जो एडजस्टमेंट है वो भी आप देख लें, ट्रायल बैलेंस में भी आइटम सारी देख लें, कोई रहती हो तो आप लिख लें। फिर हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करती है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो कि एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमें नेट प्रॉफिट होगा, अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमें नेट लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर नेट लॉस होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इनकम ज़्यादा हुई है 1,50,500, एक्सपेंसेस हमारे कम थे। कितने कम थे, 1,21,000 एक्सपेंसेस हमारे कम हैं। तो मीन्स कि इतनी हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारा जो सेल है हमारी ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, इस तरह हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट की है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में आपको पता है इसके एक एसेट साइड है, एक लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड पे करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट लिखे जाते हैं, लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखी जाती हैं। तो एसेट साइड पे कैश इन हैंड दिया हुआ है 15,000 लिखेंगे, डेटर लिखेंगे 42,500 दिए हुए हैं वो लिख लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये फिक्स्ड एसेट है, इसको हम बाद में लिख लेंगे। इसके बाद और हम देखेंगे कौन से ऐसे करंट एसेट हैं वो हम लिख लेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो हम एडजस्टमेंट में आ जाएंगे, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे जो कि 1,05,000 है, और उसके बाद ये रेंट हमारा प्रीपेड है, अनएक्सपायर है, ये हमारा एसेट बन जाएगा। जब कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं तो वो आपका एसेट बन जाता है, तो उसको हम बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप। इसके बाद कमीशन आपके भी रिसीवेबल है, रिसीव करने वाली है, ये बताई हुई है 3,000, ये भी हम लिखेंगे, ये भी हमारा करंट एसेट है। इनकम रिसीवेबल हो और एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं, प्रीपेड हो, वो दोनों आपके एसेट कंसीडर होते हैं, करंट एसेट, ये आप लिखेंगे।
इसके बाद फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट में उसने गुडविल बताई हुई है, ये आप लिखेंगे, और फर्नीचर एंड फिक्चर बताया हुआ 90,000 का, वो आप लिखेंगे। अब ये देखें 90,000 जो है ये फर्नीचर एंड फिक्चर की वैल्यू है, लेकिन इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो हमारी बन रही है ना, वो हमारी बन रही है 9,000 अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और 9,000 जो एडजस्टमेंट में उसने बताई हुई है। ये दोनों को ऐड करेंगे, टोटल 18,000 बनेगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू में से ये 18,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम दी होती हैं वो कहीं ना कहीं पे लिखी जाती हैं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या बैलेंस शीट हो। तो ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो बैलेंस शीट में लिखी जानी थी। डेप्रिसिएशन जो न्यू डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, एडजस्टमेंट की जो डेप्रिसिएशन है, उसमें इसको ऐड करके हम फिर टोटल अमाउंट में से लेस करेंगे, और फर्नीचर की अब जो वैल्यू रहती है वो 72,000 रह जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे आएंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट उसने दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी ये बताया हुआ उसने, ये करंट लाइबिलिटी होती है। हाँ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हम बैंक से जब कर्ज लेते हैं, हमारा बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, या हमें अपने बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है तो बैंक हमें अपनी तरफ से कर्ज दे देता है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये करंट लाइबिलिटी है, ये लिखेंगे। इसके अलावा अगर क्रेडिटर्स वगैरह कोई और करंट लाइबिलिटी नहीं दी हुई तो हम फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल उसने बताया हुआ है अर्शद कैपिटल 95,000 का। अगर हमें नेट प्रॉफिट है तो इसमें ऐड कर लेंगे, अगर नेट लॉस है तो लेस कर देंगे। इसके अलावा हम ड्राइंग भी देखेंगे, अगर ड्राइंग दी होगी तो वो भी कैपिटल पे इफेक्ट करती है, कैपिटल में से लेस होती है। तो क्वेश्चन में सिर्फ नेट प्रॉफिट ही हमें हुआ है तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर लेंगे। अब ओनर का कैपिटल इंक्रीज़ हो गया है, पहले शुरू में जो है वो 95,000 था, अब उसे प्रॉफिट भी हुआ है तो 2,16,000 इसका टोटल कैपिटल बन गया है। इसके बाद मॉर्टगेज लोन जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये भी हम लिखेंगे 60,000, ये लिख ली। इसके अलावा कोई भी जो आइटम है वो नहीं रहती, आपने एक दफ़ा ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में देख लेना है। अगर कोई नहीं रहती तो हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो आ रही है वो 3,03,500 आ रही है। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप लाजमी कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।